तो देखो आई थिंक मैंने तुम्हें बताया था कि सिंपल पेंडुलम के एग्जांपल भी किए थे आई थिंक थोड़े बहुत अपन ने। मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम के अंदर अपन ने ये पढ़ लिया था आई थिंक कि एरर वगैरह कैसे निकालते हैं। एरर निकालना पड़ा था क्या? हाँ सर, पढ़ा था सर। हेलो, यस सर, पढ़ा था। आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पढ़ लिया था क्या? यस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है अपने पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन। क्या होता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन को देखते हैं। ये तुम्हारे जो है वो जेईई के सिलेबस में नहीं है। मतलब जेईई का मतलब मैं आईआईटी जेईई बोला, एडवांस के सिलेबस में नहीं है, ओनली फॉर मेंस के सिलेबस में। तो एडवांस के सिलेबस में नहीं है डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ओनली फॉर मेंस के सिलेबस में और तुम्हारे बोर्ड में भी है। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है इसको देखते हैं। तो डैम्प्ड ऑस्किलेशन को पढ़ते हैं। तो देखो अब तक अपन ने जितना भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है उसके अंदर अपन ने क्या किया है कि एनर्जी लॉस को बिल्कुल नेग्लिजिबल माना है या उसको अपन ने नेग्लेक्ट ही कर दिया है, इग्नोर कर दिया है उसको। लेकिन डैम्प्ड ऑस्किलेशन का मतलब यहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी अपन जो है वो कंसीडर करेंगे। तो उसको अगर कंसीडर करोगे तो फिर ऑस्किलेशन का जो है वो टाइम पीरियड वगैरह किस टाइम से आएगा वो देखना है अपने को। तो देखो जैसे मैं स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेता हूँ, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और ये इस टाइप से ऑस्किलेट कर रहा है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो देखो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये इस टाइप से ऑस्किलेट कर रहा है। तो इस पे सबसे पहले मैं बताऊं फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। एक तो mg लगेगा और kx लगेगा। अब देखो अगर इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा मैं तो क्या इस पे एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा? कोई भी Yes. ऑब्जेक्ट जैसे पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस तो लगता ही नहीं। अब तुम खुद बताओ जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए। लॉजिकली सोच के बताओ, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। एफ आर अपन बोल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। ये जो एफ आर है या एयर रेजिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए या वेलोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी पे। तुम ऐसे सोच के बताओ, आई थिंक काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा हूं, जैसे मैं बाइक से जा रहा हूं तो एयर रेजिस्टेंस जैसे मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूं एक बार और डिस्टेंस में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं या 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूं। दूसरी बार मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूं लेकिन डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल कर रहा हूं, 1 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा हूं। तो क्या फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में मेरे को बाइक पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो सेम लगेगा? नहीं लगेगा। जब तुम 100 की स्पीड से चल रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, 10 की स्पीड से चल रहे हो एयर रेजिस्टेंस बहुत कम लगेगा। बट और डिस्प्लेसमेंट तुमने सेम ट्रेवल किया
तो डिस्प्लेसमेंट पे एयर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुमने जो है वो विस्कोसिटी में देखा होगा, जो विस्कस फोर्स होता है वो भी इसी टाइप से होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो भी तो वो हुआ नहीं रेजिस्टेंस। सर अभी तक। तो देखो एफ आर क्या मैं बोल सकता हूँ, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अभी अगर ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस करूंगा तो ऊपर की तरफ लगेगी एफ आर, तो अपने पास, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये इसको मैं बोल देता हूं p into v, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट p बोल देता हूं। अब देखो इस बॉक्स को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करोगे, यानी वेलोसिटी नीचे है तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, तो माइनस p into v लिख सकता हूं। तो ये भी अपना, तो टोटल, अब देखो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा अपने पास, रीस्टोरिंग फोर्स पहले तो कितना था k into x, अभी कितना आ जाएगा k into x प्लस fr, दोनों में दोनों ये रीस्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, तो f ऑफ रीस्टोरिंग आ जाएगा, f नेट जो आएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास माइनस k into x माइनस f ये b into v, ठीक है। इसको मैं x की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, f नेट को क्या लिख सकता हूँ m into a, m into a को क्या लिख सकता हूँ d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k into x माइनस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन dt, तो यहां से इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूं मैं, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m into dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m into x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। तो देखो ये जो है इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखने से पता चल रहा है अपने को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अभी इसको +2 स्टैंडर्ड तक सॉल्व नहीं कर सकते अपन, इसको जब तुम इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह से सॉल्व करना पड़ता है, तो इसको मैं तुम्हारी रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली बता देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर तुम x सॉल्व करोगे, x कितना आता है, x आएगा यहां से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, x आ जाएगा a नॉट इनटू e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m इनटू cos ओमेगा t प्लस 5, इस टाइप से आता है x इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m इनटू cos ओमेगा t प्लस 5। ये कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा आपने को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट है तुमको सोच के बताओ, सिंपल जब हार्मोनिक मोशन थी उसके अंदर x क्या हो रहा था, a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t, इसका मतलब sin ओमेगा t और cos ओमेगा t के साथ जो भी होगा वो अपने लिए किसका काम करेगा, एम्पलीट्यूड का। तो यही ध्यान रखना है तुम्हें कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना आता है टाइम ऑफ स्पेस के अंदर, a नॉट इनटू e टू द पावर माइनस bt अपॉन 2m। बस ये एक ही चीज ध्यान रखनी है अपने को पूरी टाइम ऑफ स्पेस के अंदर,
और ये फॉर्मूला तुम है ना 11th 12th में इतनी बार पढ़ोगे ना कि तुम्हें याद हो ही जाएगा। तुम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, केमिस्ट्री के अंदर एक बार वापस से पढ़ोगे जब तुम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे तब वापस से पढ़ोगे। ये सारी चीजें इसी टाइप की इक्वेशन आती है, a0 into e to the power minus pt upon 2। तो देखो t के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है, क्या ये b upon 2m कांस्टेंट है? इस कांस्टेंट को मैं लिख लेता हूं b upon 2m जो है इसको मैं लैम्बडा लिख लेता हूं, इसको अपन d के कांस्टेंट बोलते हैं। d के कांस्टेंट माइनस b अपॉन 2m जो है इसको अपन d के कांस्टेंट बोलते हैं। हाँ, तो b अपॉन 2 को जो है वो d के कांस्टेंट बोलते हैं। तो d के कांस्टेंट होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं अपन। d के कांस्टेंट ये बताएगा अपने को रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना जल्दी डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताएगा, या रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड। डीके का मतलब क्या होता है, कम होना। एक ही बात है, रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड बोल देता हूं, रेट ऑफ डीके ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो ये तो तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि एटी का जो फंक्शन है वो e की पावर माइनस एक्स का है, e की पावर माइनस टी का है। तो टाइम के साथ क्या होगा, इसका ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा 80 वर्सेस टाइम t इक्वल टू 0 पे तुम तो वैल्यू को करके देख सकते हो कि a0 होगा। तो इसका मतलब a0 क्या आ गया आपके पास, इनिशियल एम्पलीट्यूड आ गया। और ये तो अपने को लॉजिकली समझ में आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस होगा तो जैसे इस टाइप के वाइब्रेशंस क्रिएट करोगे तो टाइम के साथ क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और अपने को देखने से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड किस टाइप से डिक्रीज होगा, चाहे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। और एक्स का जो है वो कोस या साइन का ग्राफ है, तो कोस का ग्राफ है, इसका मतलब इसका एक्स का जो इक्वेशन है वो ग्राफ है वो किस टाइप का आएगा, किस टाइप का आएगा, तो इस टाइप से ग्राफ चलेगा। इसमें थोड़ा और अच्छा बनाना, तो कोस के टाइप से ग्राफ आएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हर साइकिल के साथ कम होता जाएगा और फाइनली क्या होगा, परमानेंटली जीरो हो जाएगा। तो यहां से तुम देख सकते हो एम्पलीट्यूड जो है वो e पावर माइनस टी के प्रोपोर्शनल है, तो इस टाइप से डिक्रीज होगा। ठीक है, और घटते घटते फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लैम्बडा अपने को समझ में आना चाहिए। कुल मिला के मेनली जो अपने को इक्वेशन ध्यान रखनी है वो यही इक्वेशन ध्यान रखनी है। b को अपन डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, b कांस्टेंट है ना, b जो है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें चलो ठीक है, एक बार पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन आगे से अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है कि
डैम्प्ड ऑस्किलेशन के अंदर एटी जो होता है वो ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस वीटी अपॉन 2m होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रख लोगे तो फिर बाकी चीजें अपने आप सेटल हो जाएगी। जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। ये ग्राफ देखो cos का भी हो सकता है, sin का भी हो सकता है, लेकिन अपने को पता टाइम के साथ एम्पलीट्यूड घटेगा और उस टाइम के बाद परमानेंटली जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लिया क्या? 1 मिनट सर। जल्दी करो। ऐसा तो कोई नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ क्लियर है सबको? सर वो लास्ट ग्राफ एक्स वर्सेस किसका ग्राफ? टी का, टी का, एक्स वर्सेस टी। ओके सर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना? अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी। यहां पे क्या होगी? ऑस्किलेशन के अंदर एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, total energy is not conserved as non-conserving force, as air resistance is non-conservative force। एयर रेजिस्टेंस अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा मतलब हर ऑस्किलेशन के बाद उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते थोड़े टाइम के बाद जीरो हो जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली अपन देखते हैं, प्रैक्टिकली तो एयर रेजिस्टेंस होता ही है, तो अपन जो भी ऑस्किलेशन क्रिएट करेंगे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? उस स्ट्रिंग के अंदर या उस वायर के अंदर वाइब्रेशंस कंटिन्यूअसली परमानेंटली उसी टाइप से वो पार्टिकल ऑस्किलेट नहीं करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वायर एकदम शांत हो जाता है। उसका रीजन यही होता है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, तो अपना ऑस्किलेशन परमानेंटली नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा।
हाँ तो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन के अंदर देखो 80 जो आया था इसी को अपने को स्टडी करना है मेनली। 80 इक्वल टू कितना आया था? a नॉट इनटू e टू द पावर माइनस, अब देखो b अपॉन 2m को मैं लैम्डा लिख रहा हूं तो माइनस लैम्डा इनटू t हो गया। ये आपने को ध्यान रखना है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? b अपॉन 2m। m क्या है? ऑस्किलेटिंग पार्टिकल का मास जो ऑस्किलेशन कर रहा है। a नॉट जो है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड है। अब देखो अब पे एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ, वो क्या होता है देखते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड नाम से पता चल रहा है क्या होगा, जब लाइफ आधी हो जाएगी, आधी लाइफ होने में जितना टाइम लगेगा उसी को हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। जैसे कोई आदमी 80 इयर्स तक जीता है, लाइफ स्पेन उसका 80 इयर्स है, तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? 40 इयर्स। कैसे निकाला तुमने कि टोटल का आधा कर दिया? ऐसे किया ना। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, मेरे पास इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना है? ए नॉट। फाइनली कितना हो जाएगा? 0। तो जब आधा जिंदगी खत्म हो जाएगी या आधा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए नॉट बाई 2। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है, या एम्पलीट्यूड हाफ होने के अंदर, इनिशियल का हाफ होने के अंदर जितना भी टाइम लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड को मैं इस टाइप से डिफाइन कर देता हूं, टाइम टेकन टू डिक्रीज एम्पलीट्यूड by 50% of इनिशियल वैल्यू का 50% डिक्रीज होने के अंदर जो टाइम लगेगा उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? टी हाफ। तो वहां से यहां से निकाल सकते हो, बताओ मेरे को, जब टी हाफ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए नॉट बाई 2, इनिशियल का आधा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 80 कितना है? a नॉट बाई 2 इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t की जगह t हाफ। तो यहाँ से अपने पास a नॉट से a नॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 की पावर माइनस 1, और इधर हो गया अपने पास 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t हाफ। दोनों तरफ क्या करते हैं अपन? ln ले लेते हैं। इधर कितना आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ln 2 आ गया। अपने को पता है ln के अंदर log पावर आगे आ जाती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ln e कितना होता है? 1। ln e इसको नहीं पता होता है गांव में, ln e 1 होता है, क्योंकि ln का मतलब बेसिकली क्या होता है? log बेस e। log के अंदर अगर बेस और x दोनों सेम होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाती है।
कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना हो गया लैम्बडा इनटू टी हाफ। तो यहां से टी हाफ कितना आ गया ln2 अपॉन लैम्बडा। और ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो ये टी हाफ की वैल्यू आ गई अपने पास 0.693 अपॉन लैम्बडा। इस टी के बाद उसकी जो है वो हाफ लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो है इनिशियल का हाफ बचेगा। तो देखो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में टाइम कितना लग रहा है टी हाफ के इक्वल। तो ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में कितना टाइम लगेगा, ये भी तो टी हाफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो इनिशियल का हाफ ही तो हो रहा है। बोलो। तो यहां से यहां होने में कितना टाइम लगेगा 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ तो यहां से यहां टी हाफ यहां से, इसको क्या लिखता हूं मैं 2 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 1 होने में एक टी हाफ लग रहा है, 2 की पावर 2 होने में 2 इंटू टी हाफ लग रहा है। तो ए नॉट से ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन होने में कितना लगेगा n इंटू टी हाफ। ऐसे कैसे ए नॉट से ए नॉट अपॉन 3 की पावर n होने में कितना टाइम लगेगा n इंटू टी 1/3। ऐसे कैसे बताओ ए नॉट से याद नहीं करना लॉजिकली निकाल सकते हो ए नॉट से ए नॉट अपॉन 5 की पावर n होने में कितना टाइम लगेगा n इंटू टी 1/5। ठीक है, जैसे ये हाफ लाइफ टाइम था ये क्या होगा 1/3 लाइफ टाइम हो जाएगा 1/5 लाइफ टाइम हो जाएगा। ऐसे अपन कोई भी लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी बातें अपन एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कर रहे हैं। हाँ तो इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो। यहां तक किसी को कोई डाउट?
तो ये A0/2 समझ में नहीं आया क्या? देखो इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं अपन। देखो है ना, इनिशियल A0 है, फाइनल 0 है, तो 50% कब कंप्लीट होगा? जब इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो देखो 50% टाइम निकल गया, और ये 50% टी ऑफ जो है, यहां से तुम देख रहे हो टी ऑफ जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एम्पलीट्यूड। टी ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एम्पलीट्यूड, मतलब तुम इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना भी लो, इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना भी लो, उसको 50% कंप्लीट होने में इनिशियल का उतना ही टाइम लगेगा। मतलब A0/2 से A0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही A0/2 से A0/4 होने में टाइम लगेगा, क्योंकि A0/4 भी तो इनिशियल का हाफ हो रहा है, A0/2 का हाफ हो रहा है। तो फिर अपने को अगर तो ये पूछे कि A0 से A0/4 होने में कितना टाइम लग रहा है, तो टी ऑफ और टी ऑफ 2 into टी ऑफ। ऐसे कैसे A0/8 होने में कितना टाइम लगेगा, 3 into टी ऑफ। तो A0 से A0/2 की पावर n होने में कितना टाइम लगेगा भाई? 2 की पावर 1 होने में 8 टी ऑफ लग रहा है, 2 की पावर 2 होने में 2 टी ऑफ लग रहा है, तो 2 की पावर n होने में कितना टाइम लगेगा, n टी ऑफ लगेगा। ऐसे कैसे 3 की पावर n होने में कितना लगेगा, n टी 1/3 हो जाएगा। जैसे 2 आता था तो 1/2 आता था, 3 आएगा तो 1/3 आ जाएगा, 5 आएगा तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट है क्या? अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया। तो देखो A0 से A0 कैंसिल हो गया, यहीं पे कर रहा हूं मैं इसको। A0 से तो इधर क्या बचा, 1/2 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इनटू टी ऑफ। सर स्क्रीन तो 2 की पावर इसको मैं -1 लिख सकता हूं, इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा इनटू टी ऑफ। ln ले ली दोनों तरफ, तो ln2 इक्वल टू माइनस की पावर आगे आ जाती है, माइनस लैम्डा इनटू टी ऑफ इनटू ln e 1 होता है, तो टी ऑफ आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ln2 अपॉन। हाँ बोलो, और किसी को डाउट है? और सर किसी को डाउट है क्या? नो सर, वो स्क्रीन फ्लिप हो गई थी। ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है क्या? आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रफ करते हैं अपन, इसमें भी कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। नोट कर लेना सबने। एग्जांपल तुम्हें ट्राई करने सबसे हो जाना चाहिए। हाँ फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास। in a damped oscillation in a damped oscillation amplitude after 20 seconds is A0/27, A0/27
10 या a नॉट बाई 8 लिख देता हूं. After 20 seconds is a नॉट बाई 8. Then calculate t half. हाफ लाइफ टाइम कितना होगा ये अपने को निकालना है. t हाफ एंड t 1/3 दोनों सॉल्व करना है अपने को. t हाफ एंड t 1/3. 1/3 का मतलब क्या है कि 1/3 होने में कितना टाइम लगेगा इनिशियल का. a नॉट जो है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड है. इनिशियल एम्पलीट्यूड 1/3 होने में जो टाइम लगेगा उसको a 1/3 t 1/3 बोलेंगे. 50% कंप्लीट होने के लिए सर हाँ बोलो. इसमें टी पूरा मतलब वो मतलब मोशन का पूरा ये टाइम होता है क्या? किसमें? जो टी होता है वो पूरे मोशन का टाइम पीरियड होता है क्या? वो आर्बिट्री टाइम होता है. नहीं, मोशन का टाइम पीरियड वो तो कैपिटल टी होता है ना. टी मतलब कोई भी टाइम. हाफ टाइम बोलोगे इसका मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है. 1/3 बोल रहे हो मतलब 1/3 होने में कितना टाइम लग रहा है. टी 100% बोल रहे हो इसका मतलब 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. क्योंकि टाइम पीरियड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना. यहाँ पे हर ऑस्किलेशन के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एक टाइप की रिपीटेशन थोड़ी हो रहा है. सेम टाइप के ऑस्किलेशन रिपीट नहीं हो रहे ना. नहीं मतलब सर जब तक वो बॉडी रुक नहीं जाती ये तब तक का टाइम है ना टी? हाँ वो टाइम अगर नहीं ये नहीं है. वो टाइम अगर निकालना है तो निकाल सकते हो. फाइनल एम्पलीट्यूड 0 रख दो. एटी जो है 0 रख दो तो वो टाइम आ जाएगा. ये कोई भी टाइम है. टी जो है वो आर्बिट्री टाइम है. जिस भी टाइम पे तुम्हें एम्पलीट्यूड निकालना है उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू रखो और टाइम आ जाएगा. जैसे तुम्हें पता करना है भाई पूरा जब वो बॉडी रुकेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा. तो जब बॉडी रुक जाएगी तो एटी कितना होगा 0. तो एटी 0 रखोगे तो टाइम आ जाएगा. मतलब तुम जो एम्पलीट्यूड रखोगे उसके अकॉर्डिंग टाइम आ जाएगा. आ रही बात समझ में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो. यस सर. ठीक है तो ये सॉल्व करो. ये सॉल्व करो फटाफट. सबसे हो जाना चाहिए. देखो आसान सा क्वेश्चन है. हाँ तो हो गया होगा आई थिंक. तो देखो अपने को ये बोला गया है आफ्टर 20 सेकंड मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड. एम्पलीट्यूड कितना है मतलब एटी कितना है ए नॉट बाई ए. क्या इसको मैं ए नॉट अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकता हूं. और ए नॉट अपॉन 2 की पावर 3 होने के अंदर तो मेरे को पता है टाइम कितना लगता है
वो टाइम लगता है 3 into t half, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 20 सेकेंड। तो बताओ t half की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 सेकेंड। ठीक है, अब t 1/3 पता करना है अपने को, तो t 1/3 अब फॉर्मूले से देखते हैं at कितना होता है a0 into e की पावर माइनस लैम्डा into t। तो t 1/3 के बाद at कितना होगा, t 1/3 का मतलब जब 1/3 जो है वो लाइफ स्पेन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, A0/3 at कितना बचेगा, A0/3 आराम से सोच के बताओ एम्पलीट्यूड बचेगा कितना, जब 1/3 लाइफ इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो at कितना बचेगा 2/3 2/3 बचेगा। वेरी गुड। तो आफ्टर t1/3 at कितना होगा a0 to a0/3 होगा। तुमको सोच के बताओ, तो 50% कंप्लीट होने के बाद बचेगा कितना 50%, 20% कंप्लीट होगा तो बचेगा कितना 80%, तो 1/3 कंप्लीट होगा तो बचेगा कितना 2/3। इनिशियल कितना था a0, तो बचेगा कितना 2a0/3, 2a0/3 इक्वल टू a0 into e to the power minus lambda into t। a0 से a0 कैंसिल हो गया, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, a0 से a0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू e to the power minus lambda into t। लैम्बडा की वैल्यू तुम है ना यहां से निकाल सकते हो, t हाफ पता है ना अपने को, तो t हाफ कितना होता है ln2 लैम्बडा, तो लैम्बडा यहां से कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा 3 ln2/20, ये हो जाएगा, तो ये t 1/3 आ जाएगा। ऐसा करता हूं मैं दोनों तरफ जो है वो ln ले लेता हूं, तो ln of 2/3 या इसको 3/2 कर लेता हूं, उल्टा कर दिया तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ln 3/2 इक्वल टू लैम्बडा इनटू t 1/3 हो गया, t 1/3 इक्वल टू ln 3/2 अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा कितना है 3 ln2 अपॉन 20। तो ये जो है अपने पास वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ ln है तो मैं इसको log में भी ये लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 into log of 3/2 अपॉन 3 into log of 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा t 1/3 आ जाएगा, 20/3 into log 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, जो है t 1/3 जो है वो कितना है आपके पास 20/3 आ गया, 20/3 into log of 3/2 अपॉन log 2 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ,
इसको लिख लेना log 3 माइनस log 2 और log 3 की वैल्यू 0.4 के आसपास होती है और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है अपॉन log 2 की वैल्यू 0.3010 तो वैल्यू को तो ये सॉल्व कर सकते हो आई थिंक जो भी आएगा आंसर आ जाएगा ये तो कैलकुलेशन है आगे लॉजिक में कोई डाउट हो बोलो यहां पर कोई डाउट हो तो बोलो आवाज आ रही ना सबको हेलो सबको आवाज आ रही है यस सर ठीक है तो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं अपन इसके अंदर अच्छा एक और एग्जांपल ट्राई करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं अपन यहाँ पे जैसे अपन ने हाफ लाइट पीरियड पढ़ा है वैसे एक और टर्म होती है एवरेज टाइम पीरियड तो एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा इसको देखते हैं अपन एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है देखो टी एवरेज क्या होता है इसको डायरेक्टली बता देता हूं टी एवरेज होता है 1/लैम्डा अब देखो 1/लैम्डा कैसे आया इसको थोड़ा सा अपन मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो अपने को पता था AT इक्वल टू कितना था A0 into e to the power minus लैम्डा into t तो देखो AT कितना आ गया जब मैं t की वैल्यू t एवरेज पुट करूंगा तो देखते हैं कि AT कितना आता है तो A0 into e to the power minus लैम्डा into t की वैल्यू कितनी पुट करता हूं मैं 1/लैम्डा एवरेज टाइम पीरियड की वैल्यू तो यहां से AT कितना आ गया A0 अपॉन e आ गया इसका मतलब इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स होने में जितना टाइम लगेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे एवरेज टाइम पीरियड एवरेज टाइम पीरियड को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं टाइम टेकन इन डिक्रीज ऑफ amplitude by 1/e times टाइम टेकन या ऐसे लिख लेता हूं टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू टाइम टेकन from amplitude yeah as in time taken to amplitude time taken for amplitude to be 1/e times of initial value का जो 1/e टाइम्स होने में जितना टाइम लगेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे एवरेज टाइम बोलेंगे और e की वैल्यू पुट करोगे तो ये 67% के आसपास आता है यानी 67% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसी को अपन एवरेज टाइम बोलेंगे ऐसे कैसे देखो t 100% भी निकाल सकते हैं अपन t 100% कितना होगा t 100% पे 80 कितना होगा 0 यानी कंप्लीटली बॉडी को रेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा तो 80 की वैल्यू 0 पुट करोगे a0 into e to the power minus lambda into t तो यहां से t टेंड्स टू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है वेरी लॉन्ग टाइम मतलब बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद परमानेंटली रेस्ट पे आएगी
ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसमें ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि टाइम टेकन या टी ऑफ सपोज अपने गिवन है टी ऑफ इक्वल टू 10 मिनट है, so then calculate time when amplitude is a naught upon 64. T of equal to 10 minute है, तो calculate time when amplitude is a naught upon 64. तो डायरेक्टली हो जाना चाहिए अब तो। सबसे डायरेक्टली हो जाना चाहिए। हाँ, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 60 मिनट आएगा, देखते हैं। तो देखो अच्छा a नॉट अपॉन 64 को क्या लिख सकता हूं मैं? a नॉट अपॉन 2 की पावर 6 लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64। तो ये तो अपने को पता है कितना लगेगा 6 into t ऑफ लगेगा और t ऑफ जो है वो 10 मिनट है, इसका मतलब 1 आवर लगेगा। तो ये सारी बातें बहुत सिंपल सी बातें हैं, कि सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट एक सबसे लास्ट टॉपिक जो बचता है अपना वो है सुपरपोजिशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर सुपरपोजिशन देखते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक से ज्यादा जो है हार्मोनिक मोशन को तुम मिला रहे हो। हार्मोनिक मोशन का मतलब इसमें रिपीटेशन होता हो, सुपरपोजिशन का मतलब उनको मिला रहे हो। जैसे एक वेव ये है, दूसरी वेव ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो जो फाइनल वेव आएगी या फाइनल जो हार्मोनिक मोशन आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट x इक्विवेलेंट क्या आएगा x1 प्लस x2 आ जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से देखो। अब देखो इसके में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे x1 मान लेते हैं अपने दे रखा है a1 sin ओमेगा t, x2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो जो x इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा या कैसे निकालेंगे वो अपने को देखना है। तो इसको ऐड करने का सबसे बेस्ट तरीका वेक्टर डायग्राम होता है। वेक्टर डायग्राम बनाओ, उससे तुम ऐड कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट वेक्टर को जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो a1 है, तो इसके वेक्टर की लेंथ तो a1 से पता चलेगी और इसको मैं ओमेगा t मानता हूं या इसको मैं x डायरेक्शन में ले लेता हूं। तो ये कितना है ओमेगा t प्लस 5 आगे है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है a2, तो ये आ गया अपने पास a2 और ये कितना आ गया 5। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे a इक्विवेलेंट। और तुमने पढ़ रखा होगा कि अगर दो
वेक्टर के बीच में एंगल फाई है तो उनका ए इक्विवेलेंट कितना होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। ठीक है, अब रिजल्टेंट का अगर a1 के साथ एंगल अल्फा है तो बताओ tan अल्फा कितना होगा। सबको फॉर्मूला पता है ना tan अल्फा कितना होता है। किसी को अगर फॉर्मूला नहीं पता तो यहां से निकाल सकते हो। देखो इस वेक्टर को a2 वेक्टर जो है अपने पास इसको मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूं ना ऐसे। तो देखो ये a1 वेक्टर हो गया आपके पास, ये आगे शिफ्ट कर दिया तो ये अपने पास a2 वेक्टर हो गया और ये इसका रिजल्टेंट a इक्विवेलेंट हो गया। इस a2 के में ये एंगल कितना है फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी फाई होगा। a2 के कंपोनेंट कर देता हूं, ये कंपोनेंट कितना होगा a2 cos फाई, ये कंपोनेंट कितना होगा a2 sin फाई। तो अभी इस ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल से वेक्टर में क्या लिख सकता हूं दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, या फिर अपने को तो एंगल चाहिए, एंगल कौन सा चाहिए अपने को, अपने को एंगल चाहिए इक्विवेलेंट का a1 और a2 के बीच में एंगल था ना फाई, a1 और a2 के बीच। हाँ तो ये एंगल नहीं है फाई, ये एंगल फाई a1 और a2 के बीच, a1 और a2 के बीच एंगल फाई है। तो इक्विवेलेंट और a1 के साथ एंगल है वो कितना है अल्फा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अल्फा की वैल्यू क्या ले सकते हो दिस अपॉन दिस, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। इससे tan अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ये हो जाएगा अल्फा। तो अब देखो अल्फा भी आ गया मतलब रिजल्टेंट का a1 के साथ एंगल आ गया, इक्विवेलेंट भी आ गया। तो अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूं x इक्विवेलेंट क्या आएगा इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मतलब a इक्विवेलेंट इनटू sin। देखो ये तो है आपके पास ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये कितना होगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये इक्वेशन आ गई। इस टाइप से अगर दो हार्मोनिक मोशन को तुम ऐड करोगे तो उसके रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन भी अपन निकाल सकते हैं। इसी को अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है, किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। सर वो ऊपर की हेडिंग नहीं दिख रही, क्या लिखा है? क्या वो हेडिंग क्या लिखा है सर आपने? हाँ क्या बोल रहे हो सर वो हेडिंग दिख नहीं रही। दिखाई नहीं दे रहा, अब दिख रही। अब दिख रहा है सर। हाँ वही तो, देखो ढंग से दिख जाएगा।
ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब इसके अंदर ये तो चलो ठीक है, सिंपल केस होगा तो इस टाइप से कर सकते हो। इसके अंदर कुछ स्पेशल केस देखते हैं अपन, उनको उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या उनकी इक्वेशन क्या आएगी। इससे रिलेटेड देखो इक्वेशन देखने से पता चल रहा है ना, दोनों अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है तो ये भी क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ये sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी की फॉर्म में। अब देखो सपोज ऐसे हुआ कि मेरे पास if two SSLs are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उनको अपन ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में उनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये अपने को परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, π/2 है। मतलब एक अगर x में जा रहा है, x इक्वल टू जैसे a sin ओमेगा t है, दूसरे किधर जा रहा है, y में जा रहा है, मतलब y इक्वल टू, अब देखो एक केस लेते हैं जब इनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, a इक्वल टू b, और सॉरी एम्पलीट्यूड सेम है मतलब एम्पलीट्यूड्स आर सेम, एक के अंदर एम्पलीट्यूड डिफरेंट ले लेते हैं, तो उस केस में देखो a sin ओमेगा t है, इसमें b क्या होगा a, अब देखो π/2 एंगल आ गया तो क्या होगा sin ओमेगा t प्लस π/2 लिखो या फिर cos ओमेगा t लिख दो क्या, तो देखने से पता चल रहा है कि इनको जब ऐड करोगे तो स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर अपने को पता है 1 होता है, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सर्कल की। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ठीक है। ऐसे कैसे, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, मतलब x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, दूसरा y इक्वल टू b cos ओमेगा t, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, उस केस में किस टाइप से होगा ये देखते हैं। इलिप्टिकल, क्या हुआ, सर्कल नहीं रहेगा, क्या उस केस में भी सर्कल ही आएगा, नो सर, उस केस में सर्कल नहीं आएगा। देखो इलिप्टिकल आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है। इसका मतलब अगर दो एसएम जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एम्पलीट्यूड अगर सेम है, तब तो उनका रिजल्टेंट सर्कल आएगा, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करेगा, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है इसमें, जो इक्वेशन आ रही है मैं वैसे उसका पाथ बता रहा हूं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करता हूं, मैं इसको आपको पढ़ देता हूं। एग्जांपल ये है अपने पास,
अपने को ये गिवन है x1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, x2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री, x3 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री है। तो x इक्विवेलेंट कितना आएगा ये अपने को पता करना है। तीनों को अगर सुपर इंपोज करवा दे तो उनका रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन क्या आएगी ये अपने को पता करना है। तीनों के रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन क्या आएगी आई थिंक सब लोग पता कर सकते हो। रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन क्या आएगी ट्राई तो कर ही सकते हो। देखो अभी मैंने बताया था इस टाइप के वेक्टर को अगर ऐड करना है तो इनका सबसे बेस्ट तरीका वेक्टर डायग्राम होता है। तो देखो ये एम्पलीट्यूड तीनों का सेम है, दूसरा जो है वो ए पे है लेकिन एंगल कितना है 60 डिग्री है, तीसरा भी ए पे है लेकिन एंगल कितना है फर्स्ट के साथ 120 है मतलब ये एंगल कितना है 60 है। तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो दो वेक्टर जो एक दूसरे से 120 एंगल पे है और उनका एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो ये तो मेरे को डेफिनेटली पता है कि उसका रिजल्टेंट जो है वो इसके पैरेलल आएगा सेकंड वाले के, लेकिन आएगा कितना वैल्यू वो पता कर सकते हो। ए इक्विवेलेंट रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्टेंट कितना आएगा ए इक्विवेलेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 120 और cos 120 कितना होता है माइनस हाफ। तो माइनस हाफ होगा तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब कितना आ जाएगा रिजल्टेंट भी a, यानी इन दोनों का पैरेलल तो आएगा और रिजल्टेंट कितना है